सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ स्पीच, भाषा का सवाल। तो मैं हिंदुस्तानी में बोलना चाहता हूँ ताकि कम से कम ये बैरियर थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस ज़बान में हेट स्पीच जिसको हम कहते हैं दी जाती है वो अंग्रेज़ी नहीं होती, इतना मैं जानता हूँ। तो अगर वो अंग्रेज़ी नहीं होती तो ये फिर एक दूरी, हमें ये जो बनावटी दूरी है इसे दूर कर देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ हिंदुस्तानी में बोलूँगा और सभी लोग हिंदी अंग्रेज़ी में। सर आपका ही एक जुमला था कि एक ऑटोमेटिक हो जाएगा, हिंदुस्तानी में मैं बोलूँगा और हिंदी और अंग्रेज़ी में सब लोग समझ लेंगे। तो एक बैरियर मुझे लगता है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी स्पीच की बात हो, हेट स्पीच की बात हो, तो वो किस ज़बान में दी जा रही है ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जो मेरा अपना ये ज़ाती एक सोच है कि मुझे रोने में मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि रोना तो होता ही रहता है, हमें थोड़ा सा आशावादी होना चाहिए, जवाब क्या होगा इस पर सोचना चाहिए। और एक हम लोगों की जो इस पूरी व्यवस्था से थोड़ा कुंठित हैं, एक चीज़ तो है, एक स्ट्रेंथ है हमारी, एक ताकत है, वो है इंटेलेक्चुअल ताकत। और कहीं पर अगर आप इंटेलेक्चुअल ताकत का इस्तेमाल करते हैं और आप विश्लेषण की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो रास्ते निकल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि इसको स्पष्ट करना, साफ करना, क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंदिरा जी यहाँ बैठी हैं, वो ज़्यादा कानून जानती हैं और वो ज़्यादा बताएंगी। मैं उनको पढ़ता रहा हूँ। और हेट स्पीच हम सभी जानते हैं, हिंदुत्व इज़ ए वे ऑफ लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आजकल सुना जाता है, एक ऐसे मुकदमे से निकला था जो हेट स्पीच के ऊपर ही था और बाद में वो भाजपा के संविधान में भी आया, निकाला भी गया। उसकी कहानी अलग है और वो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से वही बता पाएंगी। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हिंदुत्व इज़ ए वे ऑफ लाइफ 1997 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वर्मा साहब का जजमेंट है और एक पासिंग रेफरेंस है, वो है बाल ठाकरे वाला जजमेंट। बाल ठाकरे ने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच की मज़ेदार बात यह है कि पूरा जजमेंट बाल ठाकरे की स्पीच का विरोध करता है और उसमें एक पासिंग रेफरेंस है कि जो हिंदुत्व है वो एक वे ऑफ लाइफ है। तो कैसे दी जाती है, मेरी दिलचस्पी इस बात में ज़्यादा है कि जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं उसके अवयव क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके फीचर क्या होते हैं, आप किसको हेट स्पीच कहेंगे और वो किस तरह से। क्योंकि दूसरी चीज़ जो है वो है हेट वायलेंस, वो हिंसा में कैसे बदल जाती है। ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। ये कह देना बिल्कुल आसान है, हम सभी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो किस तरह से हो रही हैं वो जानने की ताकत हम में है और हम शायद उस ताकत का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरे हिसाब से इसके तीन पहलू हैं जिससे हम हेट स्पीच कह सकते हैं। अमूमन हेट स्पीच जिसको कहा जाता है, अब अगर ऐसा कहा जाए तो एक बड़ी फेमस स्पीच है इकबाल की 1930 वाली, उसको भी हम हेट स्पीच कह सकते हैं। लेकिन हेट स्पीच जिसको हम कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ और जो आप समझ रहे हैं, उसकी तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा संभल कर, ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। अमूमन हेट स्पीच जिसको कहा जाता है वो शुरू होती है किसी एक घटना से। आप एक इवेंट बताते हैं और उसके बाद में उस इवेंट को बड़ा करके एक प्रक्रिया बताते हैं। जो भी हेट स्पीच देने वाला अच्छा मास्टर है वो ये बात जानता है कि उसको शुरुआत एक ऐसी बात से करनी होगी, उसको संदर्भ बताने के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए, कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो घटना विशेष इस तरह हो कि उससे एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य बनाया जा सके, एक बहुत बड़ी बात कही जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ इवेंट से प्रोसेस। तो हेट स्पीच, पहली चीज़ जो हेट स्पीच की है वो है इवेंट टू प्रोसेस। आपने एक घटना बताई, जैसे अभी ये वाली घटना हुई पहलगाम वाली, ये एक इवेंट हुई। इस इवेंट के बारे में आप और हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना रिपोर्ट्स में आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये इवेंट किस तरह से एक प्रोसेस के तौर पे बताई जाती है, ये पहली शर्त है हेट स्पीच की। आप 9 बजे वाली सारी तमाम खबरें उठाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इवेंट से प्रोसेस कैसे बना, पहली बात। और इसकी जो इवेंट से प्रोसेस बनने की जो कला है उसमें डिस्क्रिप्शन का बड़ा खास रोल होता है कि आप उसको कैसे बताएंगे।
तो बताने की कला हमारे न्यूज़ एंकर ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह एक इवेंट दरअसल एक बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश है, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी षड्यंत्र उसका एक हिस्सा है। पहली चीज़ हेट स्पीच की पहला एलिमेंट मुझे ऐसा लगता है ये है, और ख़ास तौर से ऐसी हेट स्पीच जो आजकल आम वह में हमें तकरीबन रोज़ सुनने में मिलती हैं। दूसरा हिस्सा हेट स्पीच का होता है जिसको एनालिसिस कहा जाता है। पहला हिस्सा डिस्क्रिप्शन का है, दूसरा हिस्सा एनालिसिस का है। और जब आप एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के दो हिस्से होते हैं आमतौर पे। एनालिसिस का पहला हिस्सा होता है जब आप एक ख़ास तबके को इसेंशलाइज कर देते हैं और उसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि ये तबका इस पूरे प्रोसेस के लिए ज़िम्मेदार है। इसको आम ज़बान में अंग्रेज़ी में हम अदरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये अदरिंग से ज़्यादा है। जब आप एक ख़ास तबके को पहचानते हुए ये कहते हैं कि जिस तरह से इवेंट प्रोसेस में बदला, ये प्रोसेस करने वाला एक ख़ास तबका था। पहलगाम का एग्जाम्पल आप इसमें रख सकते हैं। दूसरा हिस्सा इस एनालिसिस का होता है जबकि आप उस ग्रुप को जो कि उसका शिकार है, विक्टिम है, उसको ये बताते हैं कि उसकी असमर्थता या उसकी इनेबिलिटी उस तरह के प्रोसेस का जवाब देने में कितनी है। हिंदू खतरे में है, हिंदू कैसे खतरे में है, ये बताने की प्रक्रिया इस बात के बाद शुरू होती है कि दरअसल ये पूरी जो प्रोसेस है इसके पीछे कौन सा तबका जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेट स्पीच का जो दूसरा लेवल होता है वो एनालिसिस का लेवल होता है, जहाँ पर कि आप जिसको एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, एकेडमिक लिटरेचर, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, जिसको आप कह सकते हैं कंपैरेटिव विक्टिमहुड। आपको ये याद रखना चाहिए कि हेट स्पीच का मतलब सिर्फ हम लोगों को डराना नहीं होता है, बल्कि अपनी एक ख़ास कंस्टिट्यूएंसी बनाना भी होता है। तो आप उस कंस्टिट्यूएंसी को इस तरह नहीं बना सकते जब तक कि आप ये ना बताएं कि आप भी उतने ही प्रताड़ित हैं, आप उतने ही बड़े विक्टिम हैं जितना कि कोई अपने आप को दिखा रहा है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि आप दरअसल इतने कमज़ोर हैं, इतने प्रताड़ित हैं कि आपकी जो एबिलिटी है वो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं पर बहुत छोटी है। ये हेट स्पीच का दूसरा स्तर है। अब हेट स्पीच का तीसरा जो स्तर होता है वो होता है व्हाट इज़ टू बी डन। अब करना क्या चाहिए। अभी तक तो हमने देखा कि इवेंट से प्रोसेस बना, दूसरा हिस्सा जो था वो था कंपैरेटिव विक्टिमहुड का। अब तीसरा हिस्सा कि अब करना क्या चाहिए। अब ये करना चाहिए वाला सबसे दिलचस्प बात है, और यहीं पर ये जो बाल ठाकरे वाला जजमेंट था, हिंदुत्व एज वे ऑफ लाइफ, बहुत दिलचस्प है वो कि करना क्या चाहिए। तो जितने भी मास्टर्स ऑफ हेट स्पीच होते हैं वो एक चीज़ उनको हमेशा याद रहती है, और वो है पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये होता है कि हमारा संविधान में पूरी आस्था है, भारत के कानून और संविधान में हमारी पूरी आस्था है। यानी वो अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए होली बुक, हम सभी जानते हैं कौन कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए होली बुक कहकर आप ये कहते हैं कि दरअसल हमको पूरा विश्वास है कि जो संविधान है वो हमें बचा लेगा, हम कानून के साथ हैं। लेकिन व्हाट इज़ टू बी डन या क्या करना चाहिए का जो दूसरा स्तर आता है वो ये आता है कि इसके बावजूद हमें शक है कि हम बच पाएंगे। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है संविधान पर, और उसके फ़ौरन बाद आप ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद कानून से ये मामला नहीं होगा। तब दो संभावनाएं खुलती हैं। एक, आप जो करंडी सेना वाला भी इरफान भाई एग्जाम्पल दे रहे थे, आप धमकी देते हैं, या तो आप ये कहते हैं अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, आप अल्टीमेटम देते हैं। संविधान में हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और तीसरी सबसे अहम बात, जब अंत हो जाता है आप तैयार रहिए। तो अब आपने एक फेयर साइकी बना दी। अब भविष्य के लिए आपने एक मन में एक शंका पैदा कर दी कि आगे के लिए आपको तैयार रहना है। संविधान की एक सीमा है, ये स्ट्रक्चर है हेट स्पीच का। ये हेट स्पीच इस तरह से दी जाती है और इसको देने वाले मास्टर्स होते हैं। जैसे हमको यहाँ पर बहुत सारे शब्द बार बार हिंदू और मुसलमान के आ रहे हैं, लेकिन जो मास्टर ऑफ हेट स्पीच हैं वो हिंदू और मुसलमान शब्दों का सीधा इस्तेमाल नहीं करते, वो दरअसल कोडेड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको ये जानना होगा कि ये हेट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे दी जाती है, और इसी का जो तोड़ है, जब हम इसका एनालिसिस अच्छे से कर लेंगे
तब शायद हम इसका कोई तोड़ समझ पाएँ। वो कैसे होगा उसका जवाब कम से कम मेरे पास इस वक्त में तो नहीं है, लेकिन मैं ये आह्वान करता हूँ कि अगर हम सभी इस बात को समझेंगे तो शायद हेट स्पीच की पॉलिटिक्स भी समझ में आएगी और उससे जो वायलेंस होता है उसका जवाब भी हम अच्छे से दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।